जय भीम। आप सभी का, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस खास प्रोग्राम में, जहां पर कि हमारे साथ मौजूद होते हैं डॉक्टर जसवीर चावला जी, जिनके माध्यम से हम बुद्ध की प्रबंधन सीखने की कोशिश करते हैं। जो बुद्ध की जातक कथाएं हैं उनके माध्यम से बुद्ध की प्रबंधन यानी बुद्धिस्ट मैनेजमेंट, जिस मैनेजमेंट को आप लोग लाखों रुपए देकर बाहर से आप सीखते हैं, वो मैनेजमेंट यहाँ डॉक्टर जसवीर चावला जी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। स्वागत है डॉक्टर जसवीर चावला जी आपका। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम। नमो बुद्धाय। और जैसा आपने कहा, मैं नहीं कुछ सिखा रहा हूँ। ये सिर्फ भगवान बुद्ध की जो जातक कथाएं हैं, है ना, उनमें जो वर्णित जो प्रबंधन हमें मिल रहा है ना। अब चूंकि पुरानी भाषा में लिखा गया था, वैसी शैली थी, लोगों को समझ में वो बात उस समय तो आ रही थी, जिस समय बिहार में जब पढ़ाई जा रही थी, जब इसका विधिवत शिक्षण हो रहा था, है ना, उसी हिसाब से पढ़ाई जा रही थी। फिर बीच में बहुत कुछ क्या क्या घपले होते रहे, है ना, और वो परिपाटी बदल गई सारी। दूसरे लोग आ गए, मुगल आ गए, अंग्रेज आ गए, वो सब अपने हिसाब से पढ़ाना शुरू कर दिए। तो ये किताब तो वैसी ही रह गई। अब बाद में पता, किसी को पता ही नहीं कि प्रबंध शास्त्री किताब पहले पढ़ाई जाती थी उस हिसाब से। तो अब मैं जो कर रहा हूँ वो सिर्फ इतना ही कर रहा हूँ कि ये प्रबंध शास्त्री किताब है, इसको भाई देखिए आप, है ना। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि इसको आप उस हिसाब से डील मत कीजिए कि पुराने जन्म की कहानी है ना। इसमें तो उसी हिसाब से बुद्ध घोष ने लिखा है ताकि प्रबंधन पढ़ाया जा सके, है ना। मैं सिर्फ चीजों का खुलासा कर लेकिन आप माध्यम तो है सर। हाँ, माध्यम जरूर, मुझे वो कृपा है मेरे ऊपर भगवान बुद्ध की। उन्होंने मुझे माध्यम बनाया है और बकायदा तैयार करके बनाया। पहले उतना सब ट्रेनिंग दे दी, MBA करवाई, सब एक्सपीरियंस दे दिया मैनेजमेंट का। उसके बाद ये बताया कि ये लो, इसको देखो, है ना, ये हम गलत समझी जा रही है, इसको समझाओ, है ना। ये जो सेवा मुझे मिली है तो मैं उनका कृतज्ञ हूँ। और आपसे कहता हूँ कि जैसे जैसे इसके जो कंटेंट्स में, विषय सूची में ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ना, उसको मत देखिए। वो सचमुच में उस कहानी का कथ्य नहीं है। बिल्कुल ठीक। हाँ, मसलन जैसे अभी, हाँ, जैसे अब तीसरा हम वर्ग शुरू करने जा रहे हैं। तीसरे वर्ग में कुरुंग वर्ग लिखा हुआ है ना। और इसकी पहली कहानी 21 नंबर की कहानी है, कुरुंग मिग जातक, है ना। 10-10 के बना दिए हुए हैं इन्होंने स्लॉट। और हमने पिछले सील वर्ग में देखा, ज्यादातर हमारी शिक्षा से संबंधित कहानियां थी, है ना। और अब ये जो तीसरा वर्ग है, ये हमारा कुरुंग वर्ग इसका नाम दिया है। जबकि कुरुंग मतलब होता है मृग, है ना। कबीरदास जी ने एक जगह यूज भी किया है कुरुंग का, कि जैसे कुरुंग को नाद पसंद होता है ना। वो दोहा इस ढंग से आता है कि कुरुंग को नाद पसंद होता है, तो उसी में उसकी मृत्यु होती है। अच्छा। उसको शिकारी जो है वो उस तरह का नाद या ढोल या कुछ इस तरह का बजाते थे। अब वो कुरुंग जो है उस नाद के पीछे भागता है और वो फंस जाता है ना। तो खैर, यहाँ जो अब हम कुरुंग मिग, कि पिछले वर्ग को हम कह रहे थे कि इसका नामकरण अगर होता मिग वर्ग, है ना, उन्होंने सील वर्ग रखा हुआ है। यहाँ पर जबकि नाम रखा है कुरुंग वर्ग, तो कुरुंग का मतलब तो हिरण्य ही है ना। और कुरुंग मिग, मुझे लगता है कुरुंग मिग कोई स्पेशल मृग होता होगा, कोई खास मृग, जिसकी, जैसे मैंने भी जिसकी चर्चा कबीरदास के उसमें हुई है ना, कि कुरुंग मिग को नाद बहुत पसंद होता है, इस ढंग का, है ना। तो खैर, हम लोग अब कहानी को देखते हैं। तो अब मैं पहले वाली जैसे बताता हूँ उस तरह नहीं बताऊंगा, सीधा नहीं। अब तो काफी एपिसोड हो गए सर, अब तो काफी एपिसोड हो गए। अब सीधा हम लोग कहानी पर आ जाएंगे। जेतवन, ये जो गाथा है, एक गाथा वेणुवन में कही जा रही है और देवदत्त के संबंध में कही जा रही है। ठीक है। तो जो गाथा है वो आगे हम पढ़ेंगे, और इसका जो कथ है वो देवदत्त के बारे में। अब देवदत्त के बारे में थोड़ा जानकारी लोगों में मैं पिछले दे चुका हूँ, है ना, कि वे देवदत्त जो है, हालांकि उनका अपना मौसेरा भाई था, या कोई चचेरा भाई कहते हैं, जिस तरह से कोई कहता है कि यशोधरा का भाई था, अलग अलग किताबों में मिल जाता है। लेकिन कहने का मतलब है कि देवदत्त उनके वध के प्रयास करता रहा,
है ना, अपना होने के बावजूद भी जो है वो मतलब सुप्रीमेसी चाहता था बुद्ध पर, है ना। बुद्ध की जो वो है प्रतिष्ठा बुद्ध है, पर सुप्रीमेसी या बुद्ध की जो पूरी विरासत है या हाँ उस हाँ समय का जो संघ था हाँ उसके ऊपर हाँ सुप्रीमेसी। हाँ, वो चाहता था उसी तरह से, और बुद्ध से ईर्ष्या करता था, बचपन से हाँ। ईर्ष्यालु प्रकृति का था। हालांकि बुद्ध ने सारा कुछ उसको ट्रेनिंग और बिल्कुल वो क्या उसे कहते हैं शासन में रहा भी, है ना। हम्म। उसके बाद उसके मन में वो भावना जागृत हो गई ईर्ष्या हम्म। वाली। फिर अलग से उसने राजनीति में प्रवेश किया। बिंबिसार जब अजातशत्रु ने मार दिया अपने पिता को, अब हम्म। ये इक्वेशन बन गए देवदत्त के साथ। हम्म। देवदत्त ने अलग अलग अपना विहार बना लिया, है ना, और हम्म। संघ में फूट डाल दी। उसके बाद बुद्ध को मरवाने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र करे। तो वर्तमान कथा में उसकी झलक हमको मिलती है कि जब ये लोग भिक्षु आपस में चर्चा कर रहे हैं इस हम्म। बात की कि जो देवदत्त है, कभी धन पालक हाथी भेज दिया है, कभी धनुर्धर नियुक्त कर दिया है कि बाण से मार दो, है ना, हम्म। शिला फिकवाई है, इतने सारे प्रयत्न किए हैं, लेकिन तथागत पर कोई उसका असर असर नहीं नहीं पड़ा। हुआ, है ना। तो ये आपस में चर्चा कर रहे हैं और ऊपर से आकर के पूछ लेते हैं कि भिक्षुओं, है ना, हम्म। इस समय किस संबंध में वार्तालाप चल रहा हाँ, है। वो अब जो देखिए, तथागत का जो पुराना स्टाइल है। पुराना स्टाइल है ना, तो हाँ। कई जगह आपको वह क्या बातचीत कर रहे हो, है ना। हम्म। यहाँ पर थोड़ा बुद्धघोष ने एक लाइन उसको चेंज किया है हम्म। कि इस समय किस संबंध में वार्तालाप चल रहा है ना। मीनिंग मीनिंग वही है। तो वो भिक्षु बताते हैं कि जो देवदत्त है इस तरह से ये सब करता रहा है ना। हाँ। अब देवदत्त की यानी निंदा कर रहे हैं, जो कि बुद्ध शासन में हाँ, मतलब आप किसी की वर्जित बुराई है, नहीं कर सकते। बुराई का वर्जित है। तो हाँ। बुद्ध को ये बात जो है, शास्त्र होने के नाते ये उनको अच्छा नहीं लगता है ना, कि भाई ये लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना। राइट। तो वो कहते हैं कि भाई ये तो पहली बार नहीं, पहले भी ऐसा हुआ था, लेकिन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। ठीक है, तो एक अतीत कथा की भूमिका बन गई कि हाँ, पहले देवदत्त क्या कर रहा था, है ना, किस मतलब ढंग से पहले कर भी रहा मुझे था। मारने के प्रयास वगैरह किए थे मेरे हाँ किए थे, शासन तो ये किए किस थे। ढंग से था, हाँ। तो नई बात भिक्षुओं के लिए हुई, है ना। हाँ। लेकिन समस्या क्या है, अगर हम लोग हाँ। मैनेजेरियल एंगल से देखें हाँ। तो समस्या क्या है। समस्या ये है कि भाई कॉन्टिन्यूअस चल रहा है इसका प्रोग्राम देवदत्त का, वन आफ्टर अनदर कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, कहीं सफल हो गया। देखिए, आम आदमी तो इसी तरह से करेगा ना कि भाई क्या कर रहा है, आप तो कुछ कर नहीं रहे हो, आप बिल्कुल शांत हो, है ना, कोई रिएक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई उसका एंटी भी नहीं कर रहे हो, है ना, कि राजा से मिलके या और कुछ व्यूह रचना करके, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। आप बिल्कुल रिलैक्स्ड। टेंशन जो है वो इनको हो रही है भिक्षुओं को कि अगर मान लो कुछ कल हो गया शास्त्रा को, है ना, तो ये मन में एक जो शंका रहती है, एक अनसर्टेनिटी रहती है ना। तो संघ का क्या होगा, है ना। आप उस थोड़ा बैकड्रॉप में जाइए, है ना, उस समय की सिचुएशन को देखते हुए कि एक तरफ तो लगातार चल रहा, अजात शत्रु आपके खिलाफ है ना। अजात शत्रु सारी दे रहा है आपको, धनुर्धर दे रहा है कि मार दीजिए बुद्ध को, हाथी दे दिया, है ना, मार दीजिए। इस तरह के सारे माने, जब राजा जो खुद भी इसमें शामिल है ना, तो यू नेवर नो कब क्या हो सकता है। तो असल में मन में ये समस्या ये है कि भाई इस तरह की अनसर्टेनिटी भिक्षुओं के दिमाग में है, एक भय सा लगा हुआ है ना। एक खतरा जो है उनको मंडराता नजर आ रहा है कि अभी खतरा टला नहीं है भाई, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब जो है बुद्ध उसका निवारण करेंगे, तो एक अतीत कथा के द्वारा वो कहते हैं, है ना। तो वो अतीत कथा के बीज डाल देते हैं कि ऐसा देवदत्त ने पहले भी किया है, ठीक है ना, लेकिन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तो अब जब अतीत कथा शुरू होगी तो फिर वही पुरानी शैली है। ब्रह्मदत्त राजा, और ब्रह्मदत्त के राज्यकाल में बोधिसत्व है, एक कुरुंग मिग है ना। बोधिसत्व के माध्यम से ही तथागत को अपनी बात बता रही है। ये आप देखिए हर कहानी में ऐसा ही होगा। इसलिए अगर आपको सोल्यूशन पर समझ में ना आ रहा हो तो तुरंत बोधिसत्व फोकस कर लीजिए कि बोधिसत्व क्या करता है, क्या कहता है
ठीक है। तो इसमें एक कुरुंग मृग है, और उस कुरुंग मृग जो है उसको बताते हैं कि इसमें दिया है कि एक जो सेपन्नी वृक्ष होता था, सेपन्नी वृक्ष, उसके जो फल हैं वो इसको कुरुंग मृग को बहुत पसंद थे, है ना। अब ये जो शिकारी लोग हैं, शिकारी लोग क्या करते थे कि मचान बांध देते थे, है ना, उस सेपन्नी, और मचान बांध करके और वहां से देखते थे कि जब भाई जो हिरण है फल खाने के लिए आ रहे हैं तो उस समय अपनी बर्छी चला के या और जो अपना हथियार है उससे मार करके उसको और उसका मीट बेचते थे, है ना। इसमें बेचने की बात लिखी हुई है, ठीक है, कि आखेटक जो है हाँ मतलब उस समय बिकता था, ये कहने का मतलब कि इस ढंग से एक इंफॉर्मेशन दे दी है कि मांस बेचकर जीवन यापन करता था। एक दिन क्या हुआ, उस वृक्ष तले उसने बोधिसत्व के पद चिन्ह देखे, है ना, आखेटक ने, जो शिकारी था उसने देखा। अब वो जो है वो उसने मचान बांध दी, उस पर सेपन्नी वृक्ष के ऊपर मचान बांध दी, और वो जो है इधर से जो बोधिसत्व है वो भी निकला है सुबह सुबह तलाश में। तो वो जो है अब उसके मन में एक बात आई है कि कई बार मैंने देखा है कि सेपन्नी वृक्ष के ऊपर लोग मचान बांध देते हैं। तो बोधिसत्व निकला है और पहले उसको चेक कर रहा है कि मचान बांधा है कि नहीं बांधा है ना। तो वो देख रहा है कि मचान बांधा हुआ है, तो रुक गया, और मचान जो थोड़ा ऊंचाई पर बांध करके वहाँ जो शिकारी छुपा होता है वहां से अपना हथियार चलाएगा, यानी एक ऊंचा सा बांस का उठा करके, एक आपने देखा होगा ऊंचाई पर बांस बांध करके ऊपर छुप जाता है ना, और वहां से फिर प्रहार करता है जब उसको देख लेता है। आज की डेट में आप जो इस स्नाइपर जो होते हैं वो आप देखिए ज्यादातर ऊंचाई पे जाके वो टारगेट लगाते हैं। टारगेट, हाँ, शिकार का तो आज भी उसी तरह से जंगलों में अपने अगर नेशनल ज्योग्राफी आप देखेंगे तो उनके जो स्नाइपर रहते हैं वो भी हाईएस्ट पोजीशन पर ही जाते हैं, हाँ, और क्लियर व्यू मिल जाता है। जी, और अब तो मैंने वो देख रहा था, क्या वो नेशनल ज्योग्राफी है क्या, उसमें जो फोटोग्राफी वगैरह भी करते हैं तो वो भी उसी तरह से ऊंचाई पे जाकर के क्लियर व्यू आ जाता है, क्लियर व्यू आ जाता है उस ढंग से, है ना। तो क्या हुआ कि जब ये बोधिसत्व घर से निकला है तो पहले चेक करता है, सीधा ही वृक्ष के तले नहीं चले जाता, सेपन्नी वृक्ष तो अच्छे उसको लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो पहले चेक करता है कि कोई मचान तो नहीं बंधा हुआ, ठीक है। अब उसको जो है वो उसको थोड़ा डाउट होता है कि ऊपर कुछ बंधा हुआ है, कुछ ऊंचाई पर दिख रहा है, तो वो थोड़ा सा रुक जाता हुआ है ना। अब आखेटक जो ऊपर शिकारी बैठा हुआ है वो देख रहा है कि भाई ये तो आ ही नहीं रहा है, जो कुरुंग मृग है आगे बढ़ ही नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है, तो वो क्या करता है कि कुछ फल जो है, सेपन्नी फल जो है वो फेंक रहा है उसके आगे, ताकि वो लालच में उसके आ जाए। अब बोधिसत्व जो है ये देख रहा है कि भाई ये फल आकर मेरे सामने गिरता है, इसका क्या कारण है, फल जो वृक्ष से गिरेगा तो सीधा नीचे गिरेगा, टपकेगा, और ये दूर से आ करके मेरे सामने गिर रहा है, तो इससे थोड़ा सा उसको डाउट हुआ। तब यहाँ पर एक गाथा है ना। अब ये गाथा है, ये इसको आप स्क्रीन पर भी अगर दिखा देंगे तो अच्छा लगेगा, है ना, क्योंकि यात मेतम कुरुंगस यम त्वम से पण्णि सेयसि अयम से पण्णिम गच्छामि न मेते रुचते फलंति। इसका मतलब ये हुआ कि हे से पण्णि, यह जो तू मेरे आगे विशेष रूप से फल फेंक रहा है, वृक्ष से कह रहा है ना, गाथा जो है वृक्ष को संबोधित कर रही है कि हे से पण्णि, यह जो तू मेरे आगे विशेष रूप से फल फेंक रहा है उससे कुरुंग मृग को मालूम हो गया है ना, इसलिए मैं अब दूसरे से पण्णि वृक्ष के नीचे जाऊंगा, मुझे तेरे फल अच्छे नहीं लगते, है ना, कि ये जो तू आगे आगे बढ़ के मेरे सामने फेंक रहा है तो ये मुझे तेरे फल अच्छे नहीं लग रहे, मैं दूसरे से पण्णि वृक्ष के नीचे जाकर के खाऊंगा। ठीक है, अब गाथा तो क्लियर है, अब इसको थोड़ा सा उन्होंने इसमें थोड़ा सा और क्लैरिटी दी है, इसके शब्दों का अर्थ दिया है ना। तो कहने का मतलब है कि जब आखेटक को पता लग गया कि अब ये इधर नहीं आएगा, आखेटक ने मचान पर बैठे ही बैठे बर्छी फेंकी, है ना, बर्छी फेंकी वहां से, लेकिन चूक गया,
कहता है कि जा, मैं चूक गया, तू इस बार तो बच गया, है ना। तब बोधिसत्व जो है खड़े होकर कहता है कि मैं तो अब किसी प्रकार बच गया, लेकिन तू 8 महानरकों से और 16 उत्सद नरकों और 5 प्रकार के बंधन आदि दंडों से नहीं बचेगा। इतना कर भाग कर, ये जो है, ये आखिरी सेंटेंस जो है, ये मान लीजिए एक तरह का, अगर बुद्धघोष ने न भी जोड़ा होता, मैनेजरियल एंगल से हम लोगों का काम यही समाप्त हो जाता है इस कथा का, कि भाई उसने चेक कर लिया और जब फल उसके सामने आकर रहते तो उस लोभ में नहीं पड़ा, है ना, और उसको पता लग गया कि ये कुछ ना कुछ चक्कर है। अब जब लास्ट में मिलाया जाएगा तो लास्ट में मिला करके जातक का सारांश उपस्थित किया जाएगा। तो जो आखेटक था वो देवदत्त था और कुरुंग मृग तो मैं ही था। यानी अब जो, हाँ, यानी इसका मतलब ये हुआ कि देवदत्त जो है अब पहले अगर ये मारने की कर रहा है, अब हो सकता है कि लालच भी भेजेगा, किसी तरह से मैं लालच में फंस जाऊं, है ना। अब ये भी षड्यंत्र का होगा, तो वो पहले हो सकता किया हो कि पहले लालच में फंसाने की कोशिश किया हो, है ना। इसलिए कहते हैं पहले भी मुझे फंसाने की कोशिश की थी लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो जो आखेटक का चरित्र दे दिया देवदत्त का है, और बोधिसत्व तो क्लियर कट कह रहा है। तो मैनेजरियल टेक्निक इसमें क्या है कि भाई यू शुड चेक एवरीथिंग बिफोर डूइंग, ऐसे अट्रैक्शंस अगर मार्केट में दे दिए हैं, डिस्काउंट 2 लीजिए साथ में 2 फ्री हैं, है ना, 60% डिस्काउंट, बहुत तरह के आप देख ही रहे हैं, है ना। उस ढंग से प्रलोभन होते हैं, और जीवन में बहुत तरह के जो प्रलोभन आपको मिलते ही हैं, और उसको जो है आपको पहले चेक करना है कि क्या बात है भाई। ये जैसे वो बोधिसत्व जो है देखता है, पहले तुरंत अपना सेपंडी वृक्ष के नीचे नहीं चला जाता फल खाने के, वो सीधा चला जाता तो मर ही जाता। पहले देखता है कि वहाँ भाई खतरा यहाँ पर होता है, मचान बंदी रहती है, कई बार आखेटक मचान ये उसके मगज में है ना, इतना सा, तो वो उसको पहले चेक करता है कि वो है कि नहीं है। तो रिस्क लेने से पहले वो जो है वो फैक्टर्स चेक करता है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है ना। उसके बाद जब देख लेता है तो फिर उसके बाद उसे समझ में भी आ जाता है कि अब ये फल जो है वो मेरे पास आके गिर रहे हैं, ऐसा तो पहला नहीं होता। ये नॉर्मल ऐसा नहीं होता, ये एबनॉर्मल बिहेवियर है कि मेरे सामने आके फल गिर रहे हैं, तो खतरा जाहिर है, साफ है, अब वो उस तरफ जाएगा ही, है ना। तो ये है, तो मैनेजमेंट की टेक्निक तो इसमें क्लियर कट है ही है, भिक्षुओं को भी इससे बात समझ में आ गई कि भाई आप चेक करते रहिए कि जहाँ खतरा है वहाँ चेक कीजिए कि देवदत्त क्या कर रहा है, उस हिसाब से, और उसका आप प्रिकॉशनरी मेजर लीजिए, है ना, आप उसके लालच में मत आइए, है ना। तो ये मेरे ख्याल से तो ये अपने आप में ये एक कथा बहुत ही उपयोगी है, इन द सेंस कि भाई मार्केट में हो या इसमें आप कहीं पर भी आप जाएंगे, जीवन के किसी भी भाग को देखने की कोशिश करें तो आपको ये चीज मिलेगी। कई बार हमें कई लोग प्रलोभन देते हैं, कई कंपनियां प्रलोभन देती हैं, कई सारे मॉल्स आज की डेट में शहरों में, विशेष तौर से शहरों में बहुत सारा प्रलोभन देते हैं। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में आपने शायद देखा होगा कि एक बहुत पहले 80-90 के दशक में हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, तो वो ऐसे ही करता था कि वो पैसा इधर से उधर हेरा फेरी करके और स्टॉक के प्राइस बढ़ा देता था। और फिर लोग देखते थे कि इसके प्राइस बढ़ रहे हैं तो वो उसके शेयर खरीद लेते थे, और फिर जैसे ही लोग अच्छा खासा उसका प्राइस बढ़ जाता था वो अपनी पूरी क्वांटिटी एक बार में निकाल देता था और लोग निकाल देता था। तो और ये प्रोसेस चल रहा है अभी भी, कई वो क्या कहते हैं वो सहारा कंपनियां, और कई ऐसी कंपनियां वो शुरू में आपको बहुत रिटर्न देंगी, इतने परसेंट। ये तो अब तो आकाशवाणी पर भी मैं देखता हूँ कि वो ऐड आता है तो कि आप इस चक्कर में मत पड़िए कि इतना परसेंट आपको मिल रहा है ना। तो पहले एक बार चेक कीजिए। आरबीआई की तरफ से वो क्या कहते हैं, जनता के हित में, जनहित में जारी किया गया कि भाई इस तरह के प्रलोभनों में आप मत पड़िए, है ना। पहले बहुत से ऐसे स्कैम हुए और बहुत से क्या वो
चुरुट कंपनी, और आपके मध्य प्रदेश में भी हुआ था, है ना, और बंगाल में भी बहुत सारे ऐसे हुए। हाँ, चिट फंड कंपनियां, है ना, और बहुत सारा ऐसा स्कैम हुए, पंजाब में भी हुए, जगह जगह मैं कहता हूँ कि इस तरह बहुत सारे स्कैम। शुरू शुरू में क्या करेगा, आपको अच्छा रिटर्न देगा, है ना, 5 महीने 10 महीने, उसके बाद हठात पता लगा कि वो गायब, भट्टा बैठ गया है, बंदा ही गायब है। जो ओनर जिसने चलाया हुआ था, यहाँ पर एक नेचर वे करके कंपनी थी, चंडीगढ़ की बात बता रहा हूँ, उसने भी यही किया, लोगों का इतना मेंबर्स बना करके, और शुरू शुरू में दे रहा था, हर महीने आपको 5,000 6,000 का चेक वो जो है दे रहा था, है ना। अब लाख रुपए पर आपको 5-6 हजार मिल रहे हैं, तो सब बड़े प्रसन्न थे कि भाई बहुत अच्छा है ना। लेकिन उसके बाद में वो घोटाला मार के चल दिया, पता भगोड़ा हो गया, ये वो सब बर्बाद, है ना। तो जो बोधिसत्व थे, है ना, उन लोगों ने तो उसमें नहीं इन्वेस्ट किया, लेकिन जो लालच में फंस गए, किससे पन्नी फल खाएंगे खूब मजे से, तो वो गए उसमें, है ना। तो जान से ठीक है, हाथ नहीं धोए, लेकिन हर्षद मेहता वाले केस में बहुत लोग हैं, बहुत लोग मैंने सुना था कि उस हार्ट अटैक हो गया, ये सुन करके, है ना, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत नुकसान हुआ था, वो अनबियरेबल था। तो वो उसी तरह से था। ये इस तरह के आखेटक लोग जो हैं, आखेट करेंगे और चल देंगे फिर। अभी जैसे अभी कुछ साल पहले जियो ने स्टार्ट करा था, तो जियो ने शुरुआत में फ्री में दिया था। हाँ, 3 महीने फ्री, 6 महीने फ्री, 1 साल फ्री। जी जी। फिर उसके बाद अब उसकी पूरा मार्केट खत्म कर दिया उसने, सारा कंपटीशन खत्म कर दिया, और फिर उसके बाद प्राइजेस लगा दिए। चल खैर, हालांकि ये चीज पहले से पता थी सभी को कि लाइफ टाइम कोई फ्री नहीं देने वाला होता। ये एक बिजनेस मार्केटिंग, बिजनेस की एक टैक्टिक है, टैक्टिक्स है, लेकिन इस तरीके से लोग करते हैं। हाँ, लेकिन ये एथिकल बिजनेस नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। कंपटीशन खत्म करके, पूरा कंपटीशन साफ करके आप अगर ऐसा करो तो कोई मतलब नहीं। हालांकि उससे बेनिफिट भी हुआ कम्युनिटी, पूरे इंडिया को बेनिफिट ये हुआ कि बहुत सारी कंपनियों ने प्लान्स को सस्ता कर दिया, इंटरनेट काफी सस्ता हो गया उसकी वजह से। हाँ, कंपटीशन में ऐसा हो, लेकिन अगर कंपनियां ही डूब जाएं फिर, है ना, कई सारी तो कंपनियां डूब गई। आइडिया जैसी इतनी बढ़िया शानदार जो सर्विस प्रोवाइडर था, वो डूब गया, खत्म हो गया। आइडिया और वोडाफोन को मर्जर करना पड़ा। हाँ, तो आप उसके साथ देखिए, आप आइडिया और वोडाफोन के स्टॉक का प्राइस कितना है, एक टाइम पे कहाँ चलता था और आज की डेट में कहाँ है। जी जी। तो उससे रोजगार भी प्रभावित होता है, उतने लोग एम्प्लॉयमेंट, और तो ये इस हिसाब से फिर वो बहुत अच्छा। इसीलिए मैंने कहा ना कि जो आज का बिजनेस है, उसका जो मोटिव है वो अपना प्रॉफिट बनाना है। वो बहुत लोगों का नहीं सोचेगा, वो सिर्फ अपना सोचेगा। जबकि बुद्ध की, हाँ, तो करेक्ट, तो बुद्ध की प्रबंधन का यही फर्क है कि वो जो है, माने ऐसा नहीं कि अपने घाटा में रखेगा, लेकिन वो और लोगों के भी शुभ की बात, विन विन सिचुएशन होनी चाहिए सर, विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, ये बुद्ध की प्रबंधन का सिद्धांत है। और कुछ ऐड करना चाहेंगे सर आप? उसमें यही है, इसमें बहुत ही सिंपल सी चीज ऐड करनी है कि देखिए, अब मान लीजिए कुरुंग मेघ इसमें बोधिसत्व का दिया, अब इसको कृपया ऐसा मत समझिए कि जो बुद्ध थे वो एक जन्म में बोधिसत्व माने कुरुंग मेघ करके उनका जन्म हुआ था, ऐसा मत सोचिए, है ना। तो ये कई लोग क्या सर, मैक्सिमम लोग जो जातक कथाएं हैं उनका उदाहरण दे के ही बोलते हैं कि देखिए बुद्ध धर्म जो है, या बुद्ध धर्म जो है, उसमें तो पुनर्जन्म की बात है, लेकिन उसको हकीकत नहीं पता कि ये ऐसा नहीं है। ये इसे समझाने के लिए कही गई बात, समझाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत धन्यवाद, आसान भाषा में इतनी सारी चीजों को हमें समझाते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी हमारे बीच मौजूद थे डॉक्टर जसप्रीत चावला जी, जिन्होंने समझाया कि किस तरीके से किसी भी एक्शन को लेने से पहले हमें वेरिफिकेशन भी करना चाहिए कि वहां कोई ट्रैप तो नहीं है, कोई जाल तो नहीं फंसा। अगर वहां पर ऐसा कुछ है कि जाल फंसा है, कोई जाल बिछा रखा है, कोई ट्रैप है वहां पर। ट्रैप कई तरह के होते हैं, आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहां पर अपने तरह के जाल या ट्रैप होंगे, चाहे वो प्रेम प्रसंग हो या फिर बिजनेस हो या नौकरियां हो। तो कभी भी एक्शन लेने से पहले आपको वेरीफाई करिए कि वहां पर कोई ट्रैप तो नहीं।
ये जिंदगी का एक बहुत जरूरी काम है। हालांकि हम लोग करते भी हैं, बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग नहीं भी करते। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को कुछ ना कुछ सीखने को, समझने को जरूर मिला होगा। मैं रजत मोहन मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, फिर किसी किताब, फिर किसी जातक कथा के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।